अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया नए साल के शुरू होने का जश्न मना रही थी, लोग नए जज्बे, नई उम्मीदों और नई वलवले से साल नौ का आगाज कर रहे थे। जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का जल्जला आता है और ये जल्जला सिर्फ एक नहीं था, इसके एकदम बाद से कई सारे जल्जले आते हैं और सिर्फ एक दिन में 155 जल्जले आते हैं जापान के अंदर। और ये दिन जापान के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. और इस जल्जले की वजह से समुद्र में 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं और जाकर वेस्ट कोस्ट को टकरा जाती हैं और जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी बहुत बड़े सुनामी की वार्निंग जारी कर देती है। लेकिन जल्जले की वजह से ही बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। हज़ारों बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती हैं, हज़ारों घरों में लाइट्स चली जाती हैं और कई जगहों पर तो आग लग जाती है। और आज 12 जनवरी 2024 तकरीबन 110 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और जापानीज के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा सामने आते हैं और ये कहते हैं ये सिचुएशन हमारे लिए बैटल अगेंस्ट अ टाइम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमने बहुत सारे लोगों को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है। दोस्तों, यहाँ पे 3 बड़े सवाल उठते हैं कि ये जल्जले कब, कैसे और क्यों आते हैं और जापान में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामीज क्यों देखने को मिलते हैं और फिर जापान किस तरह से इन जल्जलों से, इन डिजास्टर से निकल पाता है। क्योंकि अगर इस तरह का जल्जला पाकिस्तान जैसे मुल्क में आता तो 70% बिल्डिंग नीचे गिर जाती और हज़ारों लोग मारे जाते हैं। लेकिन आज जापान में डेथ टोल सिर्फ 110 पर है। इसकी क्या रीज़न है, कैसे निकल पाता है जापान इन डिजास्टर से, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा सवाल कि जल्जले क्यों आते हैं, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ज़मीन की साख्त का जानना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन की साख्त बेसिकली 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे आउटर या पहली लेयर को क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट ज़मीन का वो हिस्सा है जो हमें नज़र आता है, ये ज़मीन की सबसे आउटर लेयर है। इसके बाद मेंटल की लेयर स्टार्ट हो जाती है। मेंटल लेयर सबसे ज़्यादा थिकनेस और सबसे ज़्यादा मोटी लेयर को कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर तादाद पत्थरों की पाई जाती है। इसके बाद ज़मीन का इनर कोर और ज़मीन का आउटर कोर शुरू हो जाता है। और अर्थक्वेक आउटर लेयर क्रस्ट और मेंटल में होने वाले चेंजेस की वजह से आते हैं। ज़मीन की इस लेयर में डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स पाई जाती हैं। इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स इनफैक्ट सॉलिड पत्थरों की बड़ी बड़ी स्लैब्स होती हैं जिनकी कई इकसाम होती हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई कई मिलियन किलोमीटर तक फैली होती हैं। हमारी ज़मीन की सतह 7 बड़ी और 8 छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हमारी ज़मीन की इनर कोर में एक पिघला हुआ मादा यानी कि मैग्मा मौजूद है जो एनर्जी खारिज करता है। जब ये मैग्मा एनर्जी खारिज करता है तो प्लेट्स मूव करती हैं और जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो ये आपस में टकराती हैं और समटाइम तो ऐसा होता है कि इन प्लेट्स के जो किनारे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं और जब ये आपस में फंस जाते हैं प्लेट्स तो मूव करती रहती हैं, लेकिन इस दौरान मैग्मा से बनने वाली एनर्जी एक जगह पे जमा होती रहती है। फिर एक टाइम पे आकर प्लेट्स की मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्लेट्स के किनारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अलग होते हैं तो मैग्मा से जो होने वाली एनर्जी जो एक जगह पे जमा हो
रही थी वो एकदम से खारिज होती है। और जब ये एनर्जी एकदम से बाहर खारिज होती है, बाहर निकलती है, तो अर्थक्वेक वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब ये वेव क्रिएट होती हैं तो हमारी ज़मीन हिलकर रह जाती है, तो हम कहते हैं कि ज़लज़ला आ रहा है। बेसिकली अगर बात की जाए तो ज़लज़ला आने की सबसे बेसिक रीज़न है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, और जब ये मूवमेंट होती है तो ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। और यही कुछ हुआ 1 जनवरी 2024 को जापान के साथ। और अब 2024 का आगाज भी जापान के लिए अच्छा नहीं था, और हाल ही में आने वाले ज़लज़ले को सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन थी नोटो पेनिनसुला रीजन। पेनिनसुला जियोग्राफी में इस जगह को कहते हैं जहां पे 3 साइड्स पर पानी या समुंदर हो और एक साइड पर खुश्की हो। इस जगह को पेनिनसुला कहा जाता है, और ये पेनिनसुला एग्जैक्टली लोकेट करता है शिकावा प्रीफेक्चर में, और जापान को टोटल 47 प्रीफेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रीफेक्चर बेसिकली जिला को कहते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जापान के 47 ज़िले हैं। इस ज़लज़ले की वजह से जापान में डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन दूसरा नुकसान, इंजरीज और डैमेज बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जापान में इतने ज़्यादा ज़लज़ले क्यों आते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि जापान की जियोग्राफी लोकेशन। टेक्टोनिक प्लेट्स में पहले ही बता चुका हूँ कि ज़मीन की आउटर लेयर को कहा जाता है, क्रस्ट को कहा जाता है, और जो इलाके या जो ममालिक इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर आते हैं वहाँ पर अक्सर ज़्यादा ज़लज़ले देखने को मिलते हैं। और जापान जिस लोकेशन पर मौजूद है वहाँ पर 4 जो प्लेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं। एक साइड पर एशियन प्लेट है, दूसरी साइड पर फिलिपाइन प्लेट है, और इसके साथ ही पैसिफिक प्लेट है, और तीसरी साइड पर है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये 4 प्लेट्स आप नक्शे में देख सकते हो, और 4 प्लेट्स के सेंटर में जापान लोकेटेड है। और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो फिर जापान में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले देखने को मिलते हैं। जब पेंजिया ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और फिर उसके बाद ड्रिफ्टिंग होती है और ये 7 कॉन्टिनेंट्स में चेंज हो जाता है, और अब जापान आहिस्ता आहिस्ता कोरिया और चाइना से दूर हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जापान में ज़्यादा ज़लज़ले आने का एक और बड़ा फैक्टर है, वो है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, और इसी रीजन में और इसी प्लेट के अंदर सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, और इसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहकर पुकारते हैं। इससे पहले जो लास्ट ज़लज़ला आया था जापान में 2011 के अर्थक्वेक, वो सबसे तरीका खौफनाक तरीन अर्थक्वेक कहा जा सकता था, जिसकी मैग्नीट्यूड था 9.0, और जिसने जापान को हिलाकर रख दिया था। और इसमें $220 बिलियन का डैमेज देखने को मिला जापान के अंदर, और बहुत सारा सुनामी का पानी फुकुशिमा एटमी प्लांट में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे जापान का जो पानी है वह जहरीला हो जाता है, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही की थी जापान के अंदर। इन शॉर्ट बात की जाए तो यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बहुत भयानक ज़लज़ले आते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा समुंदर है, और यहाँ पर वोल्केनोज की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से किसी कंट्री में ज़्यादा ज़लज़ले देखने को मिलते हैं तो वो जापान का कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुनामी और अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। दुनिया में हर साल 13 लाख के करीब छोटे बड़े ज़लज़ले आते हैं, जिसमें 90% जो ज़लज़ले होते हैं वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर ही आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 75% के करीब वोल्केनोज भी यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए जापान हमेशा से डेंजर जोन में रहा है, और शायद इसीलिए जापान का कंट्री सबसे आगे रहा है इन ज़लज़लों और सुनामीज को फेस करने के लिए। दोस्तों, अब यहाँ पे तीसरा बड़ा सवाल उठता है कि जापान इन डिजास्टर से, इन ज़लज़लों को कैसे फेस करता है, इन डिजास्टर से कैसे बाहर निकलता है। जापान में बनाई गई बिल्डिंग को बड़े स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ता है। इनके 3 बड़े स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करते हुए बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड है ताइशीन स्टैंडर्ड, ये सबसे लोएस्ट पहला स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में कुछ रिक्वायरमेंट्स बनाई जाती हैं कि थिकनेस कितनी होगी बिल्डिंग की दीवारों की, पिलर्स की और बीम्स की। जब ज़लज़ला आए और शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग इस चीज़ के सामने रेजिस्ट कर सके।
और दूसरा स्टैंडर्ड है साइकिंग स्टैंडर्ड, जो कि ऊंची बिल्डिंग्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो गाइडलाइंस हैं वो पहले स्टैंडर्ड से भी बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इसमें ये कहा जाता है कि डैम्पर लगाओ जिसमें अर्थक्वेक की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया जा सके, मतलब बिल्डिंग जो फाउंडेशन है इसके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबर्स के मैट लगाओ जो कि अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्ब कर सकें। और नंबर 3 पर है हाईली रिकमेंडेड और सबसे सख्त स्टैंडर्ड, जिसको एडवांस स्टैंडर्ड भी कहा जा सकता है, वो है मेंशन स्टैंडर्ड, जिसमें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को फाउंडेशन से जमीन से ही आइसोलेट कर दिया जाता है। लेड, स्टील और रबर की अलग अलग से लेयर्स लगाई जाती हैं ताकि बिल्डिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली शेक करे जब जल्जला आए। जब 2011 में 9.0 मैग्नीट्यूड का जल्जला आया था तो उन बिल्डिंग्स को खराश भी नहीं आई थी। और इसके साथ साथ सुनामी कंट्रोल के फॉरेस्ट बनाए जाते हैं और सुनामी इवैक्यूएशन के टावर्स बनाए गए हैं सभी शहरों के अंदर। और हर साल लोगों को सेफ्टी ड्रिल कराई जाती हैं कि जब ये सुनामी आए तो किस तरह से आप लोगों ने इन चैलेंजेस को फेस करना है। और फाइनली इन मेजर्स को लेकर जापान इन डिजास्टर से बाहर निकल पाता है। और हमारे लिए ये मैसेज है कि हम भी और हमारी गवर्नमेंट भी नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए बड़े बड़े मेजर्स करें ताकि इन नेचुरल डिजास्टर का जो डैमेज है इनको कम से कम किया जा सके और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लोगों को और ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।